Hello students, welcome to यूपीएससी विद्यालय. Myself Brendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट, आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है. मैं वीरेंद्र यादव आज की क्लास में आप सभी लोगों को आमंत्रण करता हूं. स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो तो आज मैं एक ऐसे की क्लास करने जा रहा हूं, है ना. और आज का थीम है हमारा ज्योग्राफी. आपको पता है ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से ऐसे यूपीएससी ऐसे पूछता है ना. तो आपको पता ही होगा ज्योग्राफी से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उस पर ऐसे आया था बीच में. तो मैंने देखा है कि ज्योग्राफी से अभी लास्ट ईयर आया था ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ज्योग्राफिकल एंगल से था, है ना. तो एक आया था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ, है ना. ऐसे भी टॉपिक आया था. तो आज स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा अभी लेटली क्या हुआ है, महाकुंभ हुआ है, तो सारे रिवर न्यूज में है. ठीक है, बीजेपी पावर में आई है दिल्ली में, तो यमुना रिवर की सफाई की बात चल रही है ना. ये रिवर भी न्यूज में है. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो केन बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट जो है वो भी न्यूज में है. तो ये सारा चीजें स्टूडेंट ये टॉपिक को इंपॉर्टेंट बनाता है इस साल के लिए. इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आऊँ क्योंकि ज्योग्राफी थीम से यूपीएससी पूछता है. और ये सारी चीज़ें, महाकुंभ हुआ है तो यमुना, गंगा, सरस्वती, है ना. यमुना रिवर अभी क्लीनिंग में काम कर रही है बीजेपी सरकार, उसके लिए आया है. बीच में रिवर में फेकल मैटर, कॉलीफॉर्म वगैरह भी मिला था. तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहा है. तो रिवर से मैं मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ आ सकता है ना. कि इंडियन रिवर का कल्चरल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा भी टॉपिक मैंने कराया है. ये आज इंटरलिंकिंग के एंगल से मैं टॉपिक लेके आया हूँ. मुझे लग रहा है केन बेटवा हुआ है, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, उस पर काम चालू हुआ है. मुझे लगता है यहाँ से आ सकता है कुछ, इसलिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ. आइए अब शुरुआत करते हैं. पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस टॉपिक को लेके कि इंटरलिंकिंग आया क्यों है, क्या जरूरत है. आपको पता ही है, मैं अपने क्लास में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे. बहुत जल्दी से बैकग्राउंड समझते हैं. नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बना था, ठीक है, 1980 में. उसके तहत नेशनल जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है हमारा, इन्होंने बनाया था 1980s में. इनका ये था कि 30 रिवर्स को इंटरलिंकिंग के लिए कंसिडरेशन में लिया गया था, जिसमें से 16 पेनिनसुलर रिवर थी, है ना, और 14 हिमालयन रिवर्स. ठीक है, उसी के तहत जो केन बेटवा है, ये पहला प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था. केन बेटवा इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो 2021 में सैंक्शन किया गया. ठीक है, केन बेटवा 2021 में पहला प्रोजेक्ट था जिसको सैंक्शन किया गया. यहां तक मेरे ख्याल में ये था बैकग्राउंड. अब आते हैं क्यों इंडिया में और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं. आपको पता होगा इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं. तो ये सारा चीजें वाटर का डिमांड बढ़ाता है. तो मतलब वाटर का डिमांड भी बढ़ रहा है. ये थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आपको पता ही होगा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो मानसून का नेचर चेंज हो रहा है. ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा इंडिया में मानसून लेड है इंडिया का एग्रीकल्चर. ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. और इंडिया का जो मानसून, जो एग्रीकल्चर है ना, जो अर्बनाइजेशन का वाटर डिमांड है और इंडस्ट्री का डिमांड है, वो मानसून पर डिपेंडेंट बहुत हद तक है. ठीक है, और क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर मिसमैच है. किसी एरिया में आप देखोगे मिसमैच है डिमांड एंड सप्लाई का. किसी एरिया में बहुत पानी है, कहीं पे पानी की बहुत कमी है. ये प्रॉब्लम है. आपको अभी
एक मोटा मोटी रफली आइडिया मिल गया होगा कि क्यों इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश में। क्योंकि देखिए पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया का बढ़ती जा रहा है, 150 करोड़ लोग हैं इंडिया में अप्रोक्स, है ना। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, कहीं कहीं पर डेवलपमेंट का जो है आपको बोला जाता है कि इंडिया में दो चीज़ें हैं, एक बोलते हैं एक इंडिया है एक भारत है। इंडिया क्या है, किसको बोला जाता है, इंडिया जो डेवलप क्षेत्र है, और भारत को है जो बैकवर्ड है, जो गांव में है क्षेत्र, अभी भी गांव में है, पिछड़ा जो एरिया है वो आपको पता है। ये बुंदेलखंड की हम लोग बुंदेलखंड का बात होता है, वहाँ पे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठावाड़ा का बात होता है। ये सब क्या है, ये तो सब सूखा ही एरिया है ना। आपने देखा होगा बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, यहाँ पे तो आपको पता ही है ना, एग्रीकल्चर को लेके फार्मर सुसाइड करते रहते हैं। और आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, तो एग्रीकल्चर पे बहुत लोग डिपेंडेंट है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो वो लोग का गुजारा कैसे होगा। और जहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है बाकी की, और आपको पता होना चाहिए इंडिया में एक और चीज़ है, फ्लड्स भी आता है और ड्राउट्स भी होता है। कहीं कहीं पे सूखा पड़ रहा है और कहीं कहीं पे बाढ़ आ रहा है। आपने देखा होगा नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत फ्लड आता है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में आप देखो, आसाम में बहुत फ्लड आता है। जब भी चाइना पानी रिलीज करता है ब्रह्मपुत्रा का, इंडिया में फ्लड आ जाता है आसाम में। यहाँ नेपाल में जब फ्लड गेट खोल देता है तो इंडिया में फ्लड आ जाता है। तो ये भी चलता रहता है। तो ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको एक बार समझा दिया। और इंडिया में आपको बताया 2021 में, जैसे मैंने बताया, केन बेटवा का परमिशन मिला गया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पोलावरम प्रोजेक्ट भी एक था। पोलावरम जो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी हिमालय और पेनिनसुला रिवर को कनेक्ट किया गया। इसके अंदर गोदावरी, कावेरी, इन रिवर्स पे काफी काम हुआ है ना, कृष्णा रिवर, ठीक है, महानदी रिवर, इन पे काम हुआ है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए ऐसे पे चलते हैं कि ऐसा टॉपिक आता है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, है ना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो रफ पेज होगा वहां पे लिख देंगे प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, चैलेंजेस। अब हम लोग प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस की बात करते हैं इंडियन स्केल पे। प्रोस्पेक्ट्स पहले क्या होगा स्टूडेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया, इंडिया के अंदर मिसमैच है डिमांड सप्लाई का। तो जहां ज्यादा डिमांड है और जहां सप्लाई ज्यादा है, इस मिसमैच को ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स टैकल करने में हेल्प करेगा। पहला, इंडिया मैंने बताया एग्रीकल्चर लेड है, तो इरिगेशन के हिसाब से ये इंटरलिंकिंग जहां जहां से रिवर पास होगी उन एरियाज में इरिगेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और बाकी डेवलपमेंट बढ़ेगा। जो बैकवर्ड क्षेत्र है जैसे बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, जो पोलावरम प्रोजेक्ट हुआ है उसमें भी आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ पानी पहुंचेगा वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। और बाकी इंडस्ट्रीज, जैसे ही एग्रीकल्चर डेवलप होता है तो आपको पता होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, बेसिक इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, उससे प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा, है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जैसे हल हो गया, हल बनाने वाली कंपनियां हो गई, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हो गई। जो एग्रीकल्चर का जो मैकेनाइजेशन होता है उसको बनाने के लिए जो चाहिए होता है, जैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, एक ट्रैक्टर लेके जाना हुआ, माल ले जाना हुआ, हल जो खदाई करते हैं, प्लग होता है, प्लॉ जिसको हम कहते हैं, है ना, हार्वेस्टर हुआ, वो सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग जाती है। तो पहले तो मिसमैच डिमांड सप्लाई, इरिगेशन वहाँ पे उन एरियाज में बढ़ेगा। जो ड्राउट्स एंड फ्लड्स चलता है इंडिया में, कहीं ड्राउट है कहीं फ्लड्स हो रहा है, तो ये जो ओवर सप्लाई है, कहीं पे सप्लाई की बहुत कमी है, ये मिसमैच को हेल्प करने में भी हेल्प करेगा। चौथी चीज, रिवर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। अब जहाँ जहाँ रिवर इंटरलिंकिंग किया जाएगा वहाँ पे रिवर ट्रांसपोर्टेशन का यूज होगा, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा,
है ना, वो सारे रिवर बैंक्स डेवलप होंगे, तो यहाँ पे रिवर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा, और ये सब इकोनॉमिक जनरेटर का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जब रिवर हर जगह पहुंचेगी तो यहां पे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बन सकते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन भी होगा, तो ये क्लीन एनर्जी का सोर्स होता है। अब जिस टाइम पे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वैसे टाइम पे जहां कभी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, तो इंटरलिंकिंग जहां बारिश हो गई वो पानी लाके कहां जहां नहीं हो वहां सप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो ये भी होगा क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा स्टूडेंट्स, यहां पे हमने इतने पॉइंट्स निकाल लिए। हमें देखिए, आपको पता होगा ऐसे में 300 वर्ड मैक्स है, 50 वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, 50 वर्ड में हम कंक्लूड करेंगे, 200 वर्ड बचा, तो 100 वर्ड प्रॉस्पेक्ट बताइए, 100 वर्ड में हमें चैलेंजेस बताना है, तो प्रॉस्पेक्ट्स में हम 1 2 3 4 5 6 ये अच्छे पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चैलेंजेस पे। सबसे पहली बड़ी बात, आपको पता होगा इंटरलिंकिंग जो होगा वो 2 स्टेट्स या 3 स्टेट या 4 स्टेट्स के बीच में होगा। तो आपको पता है ऑलरेडी स्टेट्स के बीच में ही झगड़ा चलता रहता है पानी को लेके। फॉर एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो आपको पता ही होगा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में चलता रहता है। वैसे ही सतलज वाटर का डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए, हरियाणा पंजाब में चलता रहता है ना। इनफैक्ट यमुना पानी को लेके आपने देखा होगा डिस्प्यूट दिल्ली और हरियाणा में भी चलता रहता है ना। दिल्ली हरियाणा यमुना पानी को लेके भी चलता रहता है। तो जब इंटरलिंकिंग आप करेंगे तो जो स्टेट के पास ज्यादा पानी अभी है उसका पानी वहां दूसरी स्टेट में जाएगा, तो वो भी तो झगड़ेंगे अपने में। तो पहले ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कहीं कहीं ये हो जा रहा है जहां सहमति है, पर जहां नहीं रहेगा वहां क्या होगा, वहां झगड़ा चालू होगा। पहली चीज ये। दूसरा, आपको पता है कुछ हिमालयन रिवर्स हैं और ट्रांस बॉर्डर भी हैं, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स भी हैं, जैसे कि इंडस रिवर का पानी पाकिस्तान जाता है। ठीक है, वहीं पे ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया में आता है। फिर तिस्ता रिवर है, गंगा रिवर है, जिसका पानी इंडिया बांग्लादेश में शेयर होता है। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, जो इन रिवर्स में से जो एसोसिएटेड है, यहाँ पे बायलैटरल रिलेशन भी इंटरनेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ये भी एक चैलेंज होगा। तीसरा आता है सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट। अब सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट जो लोगों को इन रिवर के वजह से जो लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उनका लैंड लेना पड़ेगा, उनके जमीन लेने पड़ेंगे, वो भी एक कॉस्ट है। और ये सब चीजें इंटरलिंकिंग का बहुत बहुत मैसिव काम होता है, बहुत मैसिव अर्थ मूवमेंट का काम होता है, बहुत मैन पावर का काम होता है, बहुत मनी एसोसिएट रहता है। तो ये तो बहुत पैसा भी लगेगा और सोशल कॉस्ट भी एसोसिएट है, लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उनके जमीन जात लेनी पड़ेगी, और तब ये किया जाएगा, इसमें प्रोटेस्ट भी हो सकता है। तो ये भी एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। अब एनवायरमेंटल कंसर्न्स में क्या है, जो एरिया पहले ड्राई था वहां पानी आने लग गया, तो वहां का हैबिटेट चेंज होगा, वहां जो जानवर रह रहे थे वहां नए जानवर आएंगे, है ना। इन्वेसिव स्पीसीज होने की वजह से जो वहां का लोकल हैबिटेट वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, है ना, फॉरेस्ट कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो एंडेमिक जानवर होता है, जैसे समझ के चलिए अभी बोला जा रहा है कि केन बेटवा का इंटरलिंकिंग जब करेंगे तो वहां घड़ियाल एंडेमिक स्पीशीज है, तो अगर जब इंटरलिंकिंग कर रहे हैं तो हो सकता है ना कि कोई नया जानवर भी जो आज वहां पे नहीं जा रहा था, पर पानी जब वहां से वहां यूपी, अब समझ लीजिए हरियाणा पानी या यूपी का पानी अब वहां से चंबल की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, आप समझ के चलते हैं जो जानवर चंबल में नहीं था, पर इंटरलिंकिंग करने की वजह से वही पानी के थ्रू वही जानवर वहां पहुंच गया और उसने वहां जाके कुछ इकोसिस्टम में बदलाव कर दिया, जिससे घड़ियाल ही विलुप्त हो गए। तो वो विलुप्त हो जाएंगे तो वहीं पाए जाते हैं, तो विलुप्त हो गए तो वो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, तो फॉरेस्ट भी काटना पड़ेगा। तो ये भी अभी आप देखोगे चीता हम इम्प्लांट करने की कोशिश करेंगे, चीता विलुप्त हो गया तो कल घड़ियाल विलुप्त हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप, फिर वो भी करना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे हमने सब सारी चीजें यहाँ पे निकाल कर देख लिया। और जैसे मैंने आपको बताया इंटरस्टेट का वाटर इश्यूज है, हिमालयन बाउंड्रीज पे बहुत सारे रिवर्स हैं, सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिकल कॉस्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। ये आपने देखा, मैंने 4-5 पॉइंट यहाँ निकाल दिए, 5-6 पॉइंट यहाँ निकाल दिया। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसा लिखेंगे। पहली बात हमने बैकग्राउंड देख लिया था यहाँ पे, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, 30 रिवर है तो, और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि, है ना, देखिए आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर, है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और रिवर का डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एक स्ट्रैटेजिक, है ना, प्रोजेक्ट माना गया है इस चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर आप ये कह सकते हो कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट बना हुआ है। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है और जो केन बेटवा रिवर है ये पहला सैंक्शन प्रोजेक्ट है इस प्लान के तहत। फिर आप बता सकते हो इसको करने से कुछ फायदे या कुछ नुकसान दोनों भी है। तो पहले आप बताओगे कि मिसमैच डिमांड सप्लाई में इरिगेशन है वो बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, हर एग्रीकल्चर का क्षेत्र बढ़ेगा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को उस एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ड्रॉट और फ्लड से फाइट करने का समय टाइम मिलेगा, है ना। तो आप उसमें बुंदेलखंड और मराठवाड़ा जैसे एग्जांपल्स भी देख के बता सकते हो, है ना। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो रिवर टूरिज्म बढ़ेगा, है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, रिवर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक जनरेशन का ये काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, सोशल कंडीशन, सोशल स्टेटस चेंज करेगा लोगों का। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है तो उससे क्लीन एनर्जी का सोर्स भी डेवलप्ड होगा। फिर आपको बताना है कि इसके साथ कुछ एसोसिएट चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट, कुछ हिमालयन रिवर्स हैं, है ना, तो उनका भी ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट भी हमें देखना पड़ेगा, अदर नेशन से भी बात करना पड़ेगा। और कुछ इंटर स्टेट इश्यूज भी रहते हैं। इंडिया में ऑलरेडी कुछ जगह पे कुछ रिवर्स को लेके ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये करने जाएंगे तो और बड़ी सहमति चाहिए होगी नेशनल लेवल पे, जो इंडिया में इजीली हो नहीं पाता है ना। तो ऐसा बता के आप प्रोस्पेक्टिव चैलेंज बता देंगे। अब हमें बढ़ना है चैलेंज कंक्लूजन की तरफ। इसका कंक्लूजन कैसे करोगे आप? अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कंक्लूजन की। अब देखिए ये तो बात झूठ नहीं है ना, ये तो बात फैक्ट है कि वाटर का स्कैरसिटी इंडिया में है ना, और कुछ क्षेत्र पानी नहीं होने की वजह से पिछड़े रह गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जहाँ जहाँ कैनल बना हुआ है वो कैनल डेवलपमेंट की वजह से उस क्षेत्र का उद्धार तो हुआ ही है। तो वाटर इंटरलिंकिंग भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है ना कि पूरा अच्छा ही है तो बिल्कुल खराब है, ऐसा तो नहीं है ना, फायदे नुकसान दोनों हमने देखे। तो हमें ऐसा ही अप्रोच यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली बेनिफिट्स तो है पर एसोसिएट जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत ही, आप बोल सकते हो चैलेंजेस भी अच्छे खासे चैलेंजेस भी हैं। एनवायरनमेंट हो गया, सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, है ना, बायलैटरल रिलेशन, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा ना ये वन टाइम होगा। अगर आपने इंटरलिंकिंग कर दिया, है ना, कर दिया तो उसके बाद आप थ्रेड थोड़ी कंट्रोल करने जाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जरूरत तो है इंडिया को, पर ये करने से पहले जो इसका एक ग्राउंड वर्क होता है ना, ग्राउंड वर्क जो होता है इसको कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। इसका जो ग्राउंड वर्क होगा एक मान लेते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा हर प्रोजेक्ट को लेके, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, और जो लोगों को हटाया जाएगा, जान इम्पैक्ट एनवायरमेंट का चैलेंज यहाँ से हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। और इनफैक्ट अगर इसको करने भी जा रहे हैं तो जो लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का, उनका जो रिहैबिलिटेशन होगा, है ना, रिहैबिलिटेशन होगा, ठीक है,
इन सारी चीज़ों को नज़र में लेके बढ़िया से इस पे वर्क करने के बाद, इसका ग्राउंड वर्क करने के बाद, इन सारी चीज़ों को, है ना, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ही किसी भी प्रोजेक्ट पर सेंक्शन करना चाहिए। ऐसे ही ब्लाइंडली बहुत, क्योंकि करना अभी समझ के चलिए करना तो है, ज़रूरत तो है, वाटर स्कैर्सिटी तो है, वाटर की डिमांड तो बढ़ी रही है, पर जब भी हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें बहुत प्रॉपरली स्क्रूटनी करना चाहिए। जैसे कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत बढ़िया से करना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, और करना पड़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन को भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि इसका ट्रू बेनिफिट निकल कर आए। और अगर समझ के लिए डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन अच्छे से नहीं किया गया तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एक जगह प्रोटेस्ट करेंगे तो बाकी लोग करने नहीं देंगे, है ना। अभी आपको पता होगा यमुना आंदोलन कई साल तक चल रहा था, है ना। तो आपको पता होगा, अभी जैसे आपने देखा होगा कि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हो गई, तो अभी भोपाल का जो गैस स्ट्रेटेजी है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पीतमपुरा में ट्रीट करने गया तो वहां पे लोग भी ट्रीट करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का फेथ चला गया है। तो जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया जाए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत बढ़िया से करना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए, और जो अगर करना ही पड़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन बहुत बढ़िया से करना चाहिए, ताकि इसका ट्रू बेनिफिट हर आदमी को, हर सेगमेंट को, हर क्षेत्र को पहुंचे। ऐसा करने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट को हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा बता के आप कंक्लूड कर सकते हो। जरूरत तो है, मगर एक प्रॉपर स्क्रूटिनी होके किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा बता के आप अपना ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट ये टॉपिक बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर था, है ना। ऐसे ही मैं टॉपिक लाकर डिस्कस करता रहूंगा। मैं आपसे भी कहूंगा कि एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।